है आपका रेनेसाइंस में। चलिए इतिहास के क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। आज के इतिहास के क्लास जो हैं कुछ विशेष हैं, क्योंकि आज मैं मौर्य कला पढ़ाने जा रहा हूँ। मौर्य कला इसलिए विशेष है क्योंकि मौर्य कला से संबंधित प्रश्न जो हैं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आते रहे हैं। वहाँ मौर्य कला के विशेषताओं के संदर्भ में विवरण देने को आ सकता है प्रश्न, इसके आलोचनात्मक पक्ष के साथ विवरण देने को कहा जा सकता है, विदेशी प्रभाव के बारे में आपको पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इन सारे प्रश्न जो है आज के क्लास करने के बाद आप इन सारे प्रश्नों से संबंधित उत्तर लिखने में भविष्य में सफल रहेंगे, इस क्लास को अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं। और जो मौर्य कला चल रहा है वह उसका जो है यह क्लास जो होगा ये अंतिम क्लास होगा। इसके बाद हम लोग संगम काल पढ़ेंगे। मौर्य कला को बीपीएससी में लिखने को आएगा तो शुरुआत आपको जो भूमिका लिखनी होगी, आप शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से या पाषाण काल से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल में जो आपका भीमबेटका इत्यादि के गुफाओं में कुछ कलात्मक साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के, लेकिन मुख्य रूप से आपको शुरू करना है सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि उस समय स्थापत्य और कला का लगभग विकास हो चुका था। लेकिन आखिर मौर्य कला और सिंधु घाटी सभ्यता के कला में आपको संबंध कैसे स्थापित करना है। तो चूंकि वहाँ जो कला का विकास हुआ निश्चित रूप से उत्कृष्ट और सराहनीय थे, लेकिन वो निरंतरता बनाए नहीं रख सका, क्योंकि बीच के अवधि में कलाओं के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो मौर्य काल में कलाओं का विकास हुआ, चाहे स्थापत्य कला हो या अन्य कलाएं हों, उसके बाद से भारत में कलाओं का विकास जो है निरंतर हुआ। चाहे प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, जो कला के विकास का एक सिलसिला चल पड़ा वह मौर्य काल था। तो आप लिख सकते हैं भूमिका में, जिस कला की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी उस कला को स्थायित्व प्रदान किया मौर्य कला ने। पहला ये भूमिका में जा सकता है। दूसरा आप देखते हैं जो भी कला के नाम पर पहले के जो थे सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य काल के बीच में, तो वहाँ पर लकड़ी, घास फूस इत्यादि का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता था स्थापत्य के क्षेत्र में, लेकिन पहली बार पाषाण का प्रयोग जो किया गया मौर्य काल में किया गया। ये भी एक परिवर्तन का सूचक था और उसके बाद से निरंतर होता रहा। ठीक है, तो मौर्य कला का जब आप स्टडी करेंगे, मौर्य कला यहाँ भूमिका आपको लिखना है, कला की विशेषता लिखनी है, आलोचना लिखना है, अगर आलोचना आया है निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है विशेषता पर हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे। भूमिका पर मैंने बात कर ही ली, अब विशेषता पर बात करते हैं। मौर्य कला में सिर्फ राजकीय स्तर पर कलाओं का विकास नहीं हुआ, राज्य स्तर पर विकास नहीं हुआ, बल्कि लोक कलाओं का भी विकास हुआ। ये मौर्य कला की विशेषता थी। ठीक है, इसका आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, मौर्य कला के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन आज करना है। राजकीय कला, लोक कला, राजकीय कला में जो आपका आएगा राजमहल, अशोक स्तंभ, पाषाण स्तंभ, मूर्तिकला।
लोक कला में जो आएगा यक्षिणियों की मूर्ति, मैंने मूर्ति कला विशेष रूप से, है ना, नर नारी पशु पक्षी की मूर्ति, दिगंबर जैन संतों की मूर्ति, ठीक है। इतना जो है आपको स्टडी आज करना है मौर्य कला के अंतर्गत। इसके बाद इससे बाहर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि मौर्य कला से संबंधित प्रश्न आते हैं। आईएएस मुख्य परीक्षा में भी कला सेक्शन के लिए भी यह इम्पोर्टेंट होगा। किस ढंग से आपको जब बीपीएससी मुख्य परीक्षा या जेपीएससी में या आईएएस में मौर्य कला से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपको लिखने हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और जो भी तथ्यात्मक चीज़ होंगे वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। राजकीय कला पर बात करते हैं। पहले मौर्यों के राजप्रसाद के बारे में बात कर लिया जाए। मौर्यों का महल जो था माना जाता है कि लकड़ी का बना हुआ था और ये अशोक से पहले के थे, ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय ही था ये। और लकड़ी के बने होने के कारण इसका अस्तित्व जो है समाप्त प्राय है। और मौर्यों के महल का अस्तित्व जो है आप कुम्हरार में देख सकते हैं, पटना के समीप। इसके बारे में कौटिल्य ने जानकारी दी है अपने अर्थशास्त्र में, साथ ही स्ट्राबो ने विशेष रूप से जानकारी दी है, ठीक है। स्ट्राबो की जानकारी का जो विशेषता है, ये महल के साथ साथ पटना पाटलिपुत्र शहर की भी जानकारी प्रदान करता है। पाटलिपुत्र शहर जो था उसकी दृष्टि में एक भव्य शहर था और विशाल शहर था। इसने बहुत ही विस्तृत तरीके से पाटलिपुत्र शहर के बारे में बताया है। क्या बताया है उसको ध्यान से देखिए। स्ट्राबो का कहना था पाटलिपुत्र शहर जो है वह समानांतर आकार में फैला हुआ था और यूनानियों का जो मापक था, दूरी का मापक था, वो स्टेडिया होता था। इनका कहना था स्ट्रेबो का कि 80 स्टेडिया और 18 स्टेडिया और 18 स्टेडिया के डायमेंशन में फैला हुआ था, यानी कि चौड़ाई 18 स्टेडिया और लंबाई जो इसका था 80 स्टेडिया था। इन्होंने और कुछ कुछ कहा, उसको ध्यान में रखिए। ये जो था आपका महल पाटलिपुत्र शहर जो था किला बंद था, चारों ओर जो था ऊंचे ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ था, ठीक है। और इन दीवारों में प्रवेश द्वार थे स्थान स्थान पर और कुल 570 बुर्ज थे। बुर्ज का अर्थ होता है जो आपका बाउंड्री है, बीच बीच में उठा हुआ होना और वहाँ पर सेना रहते थे। अगर दुश्मनों का आक्रमण होता था तो उसको देखते थे। इसके अलावा 64 प्रवेश द्वार थे। जो ध्यान रखने की बात है, इस सारा चीज को आपको दिखाना है डायमेंशन डायग्राम से भी और लिखना भी है, ठीक है, कि
ये जो पाटलिपुत्र शहर था, ये चारों ओर गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। ठीक है, और खाई की चौड़ाई की अगर बात की जाए, चौड़ाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 700 फीट था। और अगर खाई की गहराई की बात की जाए तो यह 60 फीट था। क्लियर? चारों ओर आपका बुर्ज थे, 64 प्रवेश द्वार थे। तो इस ढंग से यह भेद किला की तरह था। ये आप मान सकते हैं लगभग 9 माइल्स के आसपास था, और ये 2 माइल के आसपास था। माइल में अगर बदलिएगा स्टेडिया को तो, ठीक है। इस ढंग से आप देखते हैं कि ये बहुत ही भव्य शहर था। स्ट्रैबो ने बताया कि पाटलिपुत्र जो था एक विशाल शहर था। साथ ही महल के बारे में भी इन्होंने बताया कि महल जो था पाटलिपुत्र का, जो कुम्हार से प्राप्त हुए हैं, वो उद्यानों से घिरा हुआ था, बाग से। मुगल में जब स्थापत्य पढ़ाऊंगा, लोदी में, स्पेशली लोदी से ही स्टार्ट हो गया था। लोदी स्थापत्य की विशेषता रही है कि वहाँ महल जो थे आपके उद्यानों से घिरे होते थे, गार्डन से घिरे होते थे। उनकी जो विशेषता होती थी, तालाब होती थी, जगह जगह तालाब, फव्वारे, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका था मौर्य काल में महल का इन्होंने विशेषता बताया है। महल का सभा भवन विशेष रूप से बहुत ही विशाल था। मौर्य सभा भवन, इसको आप लोग जरूर इंडिकेट कीजिएगा आंसर लिखने के दौरान। और यह इतना विशाल था कि इसका अस्तित्व संभवतः गुप्त काल तक बना रहा। यही कारण है कि फाहियान ने भी इस विशाल सभा भवन के बारे में बताया है। ठीक है, ये तो था अशोक के पहले, ठीक है, महल के बारे में जानकारी। अब आते हैं विशेष रूप से जो मौर्य कला का एक केंद्र बिंदु आप मान सकते हैं, वह है अशोक का काल, अशोक के स्तंभ। ठीक है, अशोक के स्तंभ। लगभग जो है आपके 30 स्तंभ प्राप्त हुए हैं। पंद्रह सुरक्षित, जिससे कुछ जानकारी मिल पाता है। ठीक है, अशोक का जो स्तंभ था, ये कहा जाता है कि ये ईरान से प्रभावित था विशेष रूप से। अगर आप विद्वानों की बात करें तो ये थे पर्सी ब्राउन और मार्शल। इन्होंने बताया है नकल किसका, ईरानी स्तंभों का। इसको आलोचना में भी आपको फिर लिखना है। ठीक है, अगर आलोचनात्मक रहेगा तो यहाँ मत लिखिएगा, और डायरेक्ट आलोचना में ही इसको लिखना है। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था उसको भी आपको स्पष्ट करना है। इसलिए नहीं था क्योंकि अशोक के जो स्तंभ थे और जो मौर्यों के स्तंभ थे उसमें काफ़ी डिफरेंस थे। उन डिफरेंस को आप जरूर लिख देंगे एक तालिका बना करके। ठीक है, ईरानी स्तंभ। क्यों नहीं आप पूरी तरह से नकल मान सकते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा डिफरेंस लिखते समय। देखिए, पहला जो है एकास्म, एक आस्म, एक का अर्थ होता है एक पत्थर, अस्म माने पत्थर। ठीक है,
एक प्लस पत्थर से बना है एकाश्म। अशोक का स्तंभ था एकाश्म। एकाश्म का अर्थ होता है तोड़ तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा में स्तंभ को खड़ा नहीं किया गया था, बस एक ही पत्थर था, तराश करके खड़ा किया गया था। यानी कि इनकी तकनीक जो थी काफ़ी विकसित थी। यहाँ पर चर्चा का वो स्थान नहीं है मौर्यकाल की तकनीक, लेकिन थोड़ा आश्चर्य का विषय है कि इतने विशाल विशाल स्तंभों को अलग अलग स्थानों पर उस काल में कैसे ले जाया गया होगा, जबकि कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। जितने विशाल विशाल स्तंभ हैं आज भी इधर उधर ले जाना उनको बहुत ही कठिनाई से, आज भी बहुत कठिन था। उस समय कैसे ले गया होगा ये सोचनीय है थोड़ा, ठीक है। लेकिन इसका जो है एकाश्म नहीं, मैंने बहुत सारे पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। पहला ये हो गया। दूसरा, ऊपर की ओर पतला होना। इसका जो था यानी कि इस टाइप का, ठीक है। और इसका जो था नीचे से ऊपर तक समान साइज। सपाट स्तंभ, अलंकृत स्तंभ, तराशा हुआ था स्तंभ। ईरानी स्तंभ जो था तराशा हुआ था, उसको जो है ग्राड़ीदार भी कहा जाता था, ठीक है। स्तंभ के ऊपर जानवर, ठीक है। यहां स्तंभ के ऊपर मानव की आकृति होती थी। यहां जो आपका है स्तंभ के नीचे, एक ऊपर हो गया एक नीचे, चबूतरा। यहां चबूतरा नहीं। ठीक है, बहुत सारा डिफरेंस मिल गया, जो कि मौर्यों और ईरानी स्तंभ के बीच अंतर थे। लेकिन पर्सी ब्राउन और मार्शल जैसे जो विद्वान हैं उनका कुछ आधारों पर कहना है कि मौर्यों के द्वारा जो है ईरानी स्तंभों का नकल किया गया था। वे आधार क्या थे? उल्टा कमल या घंटी बोल सकते हैं, उल्टा घंटी, पॉलिश्ड, ठीक है। देखिए, उल्टा घंटी का अर्थ होता है जो स्तंभ थे मौर्यों के, यहाँ पर इस ढंग से आकृति बनी हुई होती थी। उसके बाद एक चबूतरा छोटा सा होता था, फलक जिसको बोलते थे। उसके बाद एक जानवर ऊपर हो गया, इसी को उल्टा घंटी बोला जाता था, ठीक है। तो ये तो वास्तव में ईरानी प्रभाव माना जाता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन जहाँ तक पॉलिश्ड की बात है, तो पॉलिश्ड बर्तन जो है पहले भी मिला करते थे भारत में। प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन मैंने कराया, कई स्थानों पर पॉलिश्ड बर्तनों की चर्चा मैंने की है। और साथ ही स्वयं मौर्य काल में अगर आप बात कीजिएगा तो इस काल में भी NBPW प्रमुख मृदभांड था, ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये तो खुद पॉलिश्ड था, ठीक है। तो इसको आधार नहीं माना जाता कि नकल था। जब इतने सारे अंतर हैं और एक आध जगह समानता मिल रहा है तो कौन किसका नकल था, ये निर्धारण जो है बहुत कठिन हो जाता है। चाहे जो भी हो, स्तंभ की कला जो थी मौर्य काल में अत्यंत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। स्तंभों के बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। अशोक के द्वारा
कई विद्वानों का कहना है कि बुद्ध के अवशेषों को हटाकर जहाँ पर उनका अवशेष था उसको 8 स्थानों पर स्तूप बनाया गया। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना है 84,000 स्तूप पूरे भारत में बनाए गए। हालांकि ये अतिशयोक्ति है, इसे सही मानना उचित नहीं है। 84,000 बहुत ज़्यादा है। 8 स्तूप पर विश्वास किया जा सकता है। हालांकि इसमें जो 8 स्तूप की जिक्र आती है, पिपरहवा स्तूप अभी अस्तित्व में है, लेकिन अगर 84,000 स्तूपों के अगर एक्स्ट्रा 8 स्तूपों से बाहर की बात की जाए, ठीक है, तो माना जा सकता है कि सांची, सारनाथ और कौशाम्बी स्तूप, इन्हें आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सांची और सारनाथ का आपको विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सांची और सारनाथ के स्तंभ पर आपके 4 शेर जो हैं 4 दिशाओं में मुख करके आपका बैठे हुए हैं। ठीक है, और उसके बीच एक चक्र है। क्लियर? 4 शेर 4 दिशाओं में है और उसके बीच जो है एक चक्र है। ठीक है, और ये जो है भारत का भी राज्य चिन्ह भी है। ठीक है, और 4 शेर जो हैं और जो चक्र हैं, ठीक है, 2 चीज पर ध्यान दीजिएगा, 4 शेर और चक्र, ये दोनों जो है आपका 4 शेर जहां आपका चारों दिशाओं में धम्म प्रचार, चारों दिशाओं में धम्म प्रचार का सूचक है, वहीं ये जो अशोक चक्र है ये धम्म विजय का सूचक है। 4 शेर चारों दिशाओं में धम्म प्रचार का सूचक है और अशोक चक्र जो है धम्म विजय का सूचक है। ये 2 चीज को स्पेशली याद कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो स्तंभ का सामान्य आकृति होता था उसका आप एक डायग्राम बना सकते हैं अशोक के स्तंभ की। ये जानवर का आकृति एक बना दीजिएगा। ठीक है, यहां पर कमल या उल्टा घंटी बना देना है। ये तो हो गया आपका जानवर का आकृति। इसे कहते हैं फलक, जो ऊपर का छोटा चबूतरा होता है फलक। ये है कमल या उल्टा घंटी और ये है यष्टि। क्लियर? नीचे अगर चबूतरा है तो उसे मेधी कहा जाता है। ठीक है, ये फलक का एक सामान्य संरचना, स्तंभ का एक सामान्य आरेख है। क्लियर? अब जो आते हैं कि जो अशोक के स्तंभों पर अलग अलग आकृतियां दी गई थीं, अलग अलग जानवर थे स्तंभों के ऊपर, उसमें विशेष रूप से कौन कौन जानवर थे? गज हाथी, अश्व, सिंह, वृषभ। क्लियर? गज, अश्व, सिंह, वृषभ। गज जो था आपका बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। अश्व जो था बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था। गज जन्म का नहीं, गर्भ में आने का प्रतीक था। और सिंह जो था बुद्ध के यौवन का प्रतीक था, बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक था। और वृषभ जो था बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। ठीक है, अगर हिंदू धर्म के अनुसार आप देखें, हल्का सा डिस्कस कर देता हूं, आंसर का ये भाग नहीं होगा,
गज जो है इंद्र से संबंधित है, उस समय के प्रमुख देवता थे। अश्व सूर्य से संबंधित है। शिव सिंह जो है दुर्गा से संबंधित हैं, और वृषभ जो है शिव से संबंधित हैं। तो इसका कई विद्वानों के द्वारा यह भी अर्थ लगाया जाता है कि हिंदू धर्म पर बौद्ध धर्म जो है इन स्तंभों के माध्यम से अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था, यानी कि जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवता थे वो बुद्ध के नियंत्रण में हैं। हालांकि इसे आपको स्वीकार नहीं करना है, इसे सामान्य अर्थ में ही लेना है। अब चलिए स्तंभ के बाद, स्तंभ में इतना जानकारी दे दीजिएगा और डायग्राम जरूर दीजिएगा। गुफा, गुफा कला में आपका आ जाएगा गोपिका, तीसरा जो आ जाएगा लोमस, ये मुख्य है। ठीक है, अन्य में आपके आ जाएंगे कर्ण चौपड़, सीतामढ़ी गुफा, ये राजगीर में है, सीतामढ़ी में नहीं है सीतामढ़ी गुफा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोपिका गुफा का खासियत है कि हिंदू स्थापत्य कला से, हिंदू मंदिर स्थापत्य कला से काफ़ी करीब है, क्योंकि इसमें गर्भगृह है और मंडप भी है। सुदामा गुफा में जो है ढोलकाकार कक्ष है। इस सब का जिक्र आपको कर देना है उत्तर लिखने के दौरान। और लोमस गुफा में जो है अंडाकार कक्ष है, भव्य प्रवेश द्वार है, 2 गज हैं प्रवेश द्वार पर। प्रवेश द्वार पर 2 गज, 2 हाथी हैं जो अपने सूंड को दोनों ओर से पूजन के मुद्रा में उठाए हुए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में इतना आपको जानना है। गुफा के बारे में गोपिका, सुदामा, लोमस। ठीक है, इसका सूत्र आप बना सकते हैं गौशाला। दंत से ही मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि सुदामा दंत से होता है। तो ये थे आपके गुफा स्थापत्य। अब हम लोग पहले भी की स्तंभ को पढ़ाने के दौरान, अब चलिए स्तूप और चैत्य के बारे में थोड़ा और अध्ययन कर लीजिए। पहले जो है, सबसे पहले इसको समझना है कि दोनों में अंतर क्या था। तो स्तूप जो था, बौद्ध भिक्षु या संत जो होते थे उनको जहाँ दफनाया जाता था मिट्टी में, ठीक है, और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु का दाह संस्कार, बौद्ध भिक्षु या संत का दाह संस्कार, दोनों में अंतर समझ गए। सिर्फ यही अंतर नहीं था, इनके स्थापत्य में भी अंतर था जो मौर्य काल में प्रदर्शित पूरी तरह से हुआ। ये पूरा लंबाई में होता था, ठीक है, ये लंबाई में होता था और एकदम लास्ट में एक छोटा सा खिड़की होता था। इस ढंग से होता था प्रवेश द्वार। लास्ट में एक छोटा सा खिड़की होता था जिसको चैत्य द्वार कहते थे। चैत्य चीता वर्ड से आया। चीता माने जो जहाँ पर जलाया जाता है, ठीक है, यानी कि दाह संस्कार किया जाता है मृत्यु के बाद, तो उसको चीता बोला जाता है। इससे आया है आपका चैत्य वर्ड। और बौद्ध संत जी का जो स्तूप था उसकी एक विशेष आकृति होती थी। नीचे चबूतरा होता था और ऊपर इस ढंग से होता था। यहाँ पर एक आपका बॉक्स टाइप का होता था और इस टाइप का एक स्तंभ होता था, ठीक है, और इधर घेरा हुआ होता था चारों ओर से, ठीक है, चारों ओर से घेरा हुआ होता था। ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो आपका है इसको हर्मिक बोला जाता है। यहाँ बौद्ध संतों के अवशेष वगैरह रखे जाते थे। ये गुंबदनुमा स्थान को अंड कहा जाता था। इसको वेदिका बोला जाता था। रेलिंग जो होता था चारों ओर,
उसको वेदिका बोला जाता था। ये है प्रदक्षिणा पथ। और ये यष्टि था, स्तंभ को पहले भी बता चुका हूं। और ये 3 छत्र था। और इसको चबूतरा को जो था मेधी कहा जाता था। ठीक है, ये स्तूप। अब चलिए पाषाण स्तंभ और छत्र के बारे में बात करते हैं मौर्य कला में। छत्र के बारे में भी बात किया मैंने। ऊपर जो 3 अलग अलग आपके डंडे की तरह बने होते थे और नीचे पाषाण के रहते थे, वो छत्र कहलाते थे। और जो अशोकों के स्तंभ से अलग थे, कुछ और भी स्तंभ प्राप्त हुए हैं, उसे पाषाण स्तंभ कहा जाता है। पाषाण स्तंभ जो प्राप्त हुआ है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, याद रखिएगा ये 3 जगह से प्राप्त हुआ है पाषाण स्तंभ। छत्र जो प्राप्त हुआ है वो सांची से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब चलिए मूर्तिकला में बात कर लिया जाए मौर्यों का। इसमें क्या लिखना है आपको? मूर्तिकला जो था 2 स्थान का आपको जानकारी दे देना है। एक कलसी, दूसरा धौली। ठीक है, कलसी जो था यहाँ पर एक हाथी की मूर्ति प्राप्त हुई है मौर्य काल की, जिस पर गजोत्तमा लिखा हुआ है। ये आता है क्वेश्चन पीटी में। ठीक है, और धौली से एक पत्थर को चीरता हुआ हाथी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी फूल को उठाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, पत्थर को चीर रहा है एक हाथी, निकल रहा है और किसी फूल को उठाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो था आपका मूर्तिकला में जो राजकीय स्तर पर संभवतः बनाया गया था। अब चलिए हम लोग, ये राजकीय कला हो गया है। अब चलिए लोक कला पर हम लोग बात करते हैं। लोक कला में जो सबसे प्रसिद्ध था यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति। राजकीय स्तर पर संभवतः नहीं बनाए गए थे, इसलिए लोक कला में शामिल किया गया है। ठीक है, यक्ष और यक्षिणी का उस समय जो है पूजन किया जाता था देवता के रूप में। ठीक है, जिस ढंग से अलग इनका वर्ण था देवता से। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो होती थी बहुत ही विशाल आकृति की होती थी। वस्त्र से सुसज्जित ये होते थे। ठीक है, और इनका शरीर जो बनाया जाता था चमकीला बनाया जाता था। ये 3 चीज यक्ष और यक्षिणी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। कहाँ से प्राप्त हुआ है इसका थोड़ा जानकारी जरूर दे देना है। पटना 2 यक्ष 1 यक्षी, मथुरा 3 यक्ष 1 यक्षी, विदिशा मध्य प्रदेश में है विदिशा, और कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। यहां से यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है, एक यक्षी की। ठीक है, विदिशा, ग्वालियर, वाराणसी, शिशुपालगढ़। यहाँ से एक एक यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो लोक कला में इनका बहुत स्थान था और माना जाता है कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति से ही प्रभावित हुआ था भारत में मथुरा और गंधार जैसे कलाएं, जो मौर्योत्तर काल की कलाएं थी प्रमुख। ठीक है, मथुरा मूर्तिकला और गंधार मूर्तिकला, इन्हीं यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति से यह प्रभावित माना जाता है। ठीक है,
इसके अलावा अगर लोक कला में और बात किया जाए तो आप संक्षिप्त रूप से इसकी चर्चा लास्ट में जरूर कर दीजिए कि इसके अलावा समान रूप से नर नारी जानवरों की मूर्तियां भी बनाए जाते थे। ठीक है, नर नारी और जानवरों की मूर्तियां बनाए जाते थे। कुछ दिगंबर जैनों की मूर्तियां भी मिली हैं, दिगंबर संतों की, पटना से ही मिली है, लोहानीपुर से नग्न अवस्था में। ठीक है, पटना के लोहानीपुर में मिले हैं। मथुरा का परखम क्षेत्र में विशेष रूप से मिला है और पटना का दीदारगंज क्षेत्र में यक्षिका, लेकिन लोहानीपुर से दिगंबर प्रतिमाएं मिले हैं। ठीक है, तो इस ढंग से मौर्य कला जो है इतना सारा जो है आपको वर्णन देना है, पाटलिपुत्र शहर का, महल का, अशोक स्तंभ का, मूर्तियों का और यक्षिणियों का। इस ढंग से जो है आपका मौर्य कला समाप्त होता है। अब जो है आपका अगला टॉपिक जो होगा वो संगम का होगा, संगम काल, जो दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग प्रवेश करेंगे। आप लोग जो है क्रम के अनुसार इतिहास की क्लासेस मेरे द्वारा चलाई जा रही हैं। जिनका भी इतिहास में कन्फ्यूजन रहता है या फिर इतिहास के प्रश्न जो हैं सॉल्व नहीं होते हैं, निश्चित रूप से इन क्लासेस को करें, आपको काफ़ी लाभ होगा। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किए हैं तो यथाशीघ्र कीजिए और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए।